हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम UPPSC 2025 के लिए जो भी तुरंत एग्ज़ाम आने वाला है, अक्टूबर में एग्ज़ाम है इसका, उसके लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आए हैं उनका एनालिसिस कर रहे हैं, उनको जो है हल कर रहे हैं, संपूर्ण हल के साथ उनकी व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी में हमने 2016 का UPPCS 2016 का प्री का क्वेश्चन देख लिया। मतलब कहाँ तक 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी 81 से शुरू करते हैं। ठीक है, फिर इसका पार्ट 2 होगा, 2016 वाले का पार्ट 2 यानी 81 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी शेयर वेयर करिए थोड़ा सा, है ना, लोगों को बताइए, इसके बारे में बताइए, चैनल को बढ़वाइए थोड़ा सा। ओके, चलो शुरू करते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था, ये पूछा है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, ए वाला ऑप्शन सही है इसमें। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल दिया गया था। 81 हो गया। 82, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ पे है ये? करनाल में। 82 का ए करनाल में है। क्लोनिंग तकनीकी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। मानव सदस्य मतलब मानव जैसा लघुत्तम कपि कौन सा है? तो इसको बोलते हैं गिबन। 83 का ए गिबन। ठीक, चलो 83 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 84 से। आइए 84 में है। हाँ मेरा, चल एक मिनट। 84, हाँ, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन। कुनैन जो है ना, मलेरिया रोग के लिए यूज होती है। तो ये कहाँ से मिलती है? तो ये सिनकोना वृक्ष जो होता है उसकी छाल से मिलती है। किसकी? सिनकोना की छाल से हम इसको प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन बी। अगला, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। मतलब जीन के अंदर जो अनुक्रम को परिवर्तित कर देते हैं वो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं क्या? उत्परिवर्तन। 85 में सी उत्परिवर्तन है ये। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीवों का संरक्षण कौन से अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो ये है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, WPA बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ए। अगला देखो, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो नाइट्रोजन किस किस रूप में प्राप्त करते हैं पौधे? तो नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन बी। नाइट्रोजन सीधा प्राप्त नहीं करते पौधे, तो इसको नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। किसको? नाइट्रेट। ऑप्शन बी। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो देखो, थायमिन बेरी बेरी, बताओ। 88 में थायमिन तो बेरी बेरी हो गया। इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका भी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल सी, विटामिन सी को बोलते हैं। तो इसका भी रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए वर्णांता और विटामिन के रक्त जमना, बताओ। तो विटामिन के रक्त जमना ठीक है भैया, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सी वाला गलत है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की कमी से वर्णांता, वो वर्णांता नहीं होता है, रतौंधी होती है। मतलब रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। वर्णांता क्या है? एक जेनेटिक रोग है, वंशानुगत रोग है ये। इसमें क्या होता है, कुछ कलर व्यक्ति को दिखाई नहीं देते। मतलब कलरों के भेद में डिफरेंस, कलरों के जो कुछ कलर होते हैं उनके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है कुछ मनुष्य, तो उसी को बोलते हैं वर्णांता। मनुष्य द्वारा कुछ कलरों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना ही वर्णांता कहलाता है। ऑप्शन सी। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण रूप से बढ़ोतरी हो जाती है। किसमें? ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड कैंसर है। तो इसको किस चीज़ में वृद्धि हो जाती है? तो वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएँ, WBC, इनमें असामान्य वृद्धि हो जाती है। उसी को बोलते हैं ये ल्यूकेमिया, और इसको बोलते हैं रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर। ठीक है जी। अगला, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह पीड़ित है किससे? इसे बोलते हैं बुलीमिया। मतलब उसको आदमी यही नहीं पता चलता कि मेरा पेट भर गया, मुझे अब खाना रोकना चाहिए, वो समझ नहीं पाता है, तो इसको बुलीमिया रोग बोलते हैं। और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो ही जाएगा भाई, जब उसे पता ही नहीं कब खाना रोकना है, कितना खाना है, तो मोटा तो होना ही है। बुलीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन। अगला, मानव रक्त आदान के लिए कौन, रक्त आदान नहीं, मानव को जो ब्लड देते हैं ना, उसमें कौन सा सर्वाधिक दाता, यूनिवर्सल डोनर, सीधा समझाया, बहुत ज़्यादा हिंदी क्लिष्ट है इसमें। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? मतलब ऐसा जो सबको दे सकता है, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। और यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा होता है? ए बी होता है। ठीक है, याद रखना। क्यों होता है? ओ पर कोई भी एंटीजन नहीं होता, और ए बी रिसीवर क्यों होता है? इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है उसमें। देखो, ओ में क्या है? एंटीजन नहीं होता कोई भी, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती हैं, ए और बी। और ए बी में क्या है? एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती है,
और दोनों एंटीजन होते हैं ए और बी, ठीक है, याद रखना, रिसीवर ए बी और डोनर ओ। अगला, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो देखो, ओजोन, क्लोरीन ऑक्साइड और क्लोमोरेरीन, मतलब ये सभी जो है ना, इन सभी का यूज होता है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, मतलब जल से जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने के लिए इन सब का यूज होता है। ओके, तो ऑप्शन डी। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपरोक्त तीनों के लिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 93 में, डी इन सभी का काम करता है। देखो, मेन रूप से मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। तो इसमें देखो, प्रमस्तिष्क यानी सेरेबेरम और डायएनिसिफेलम, ये जो है अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। मेडुला जो है ना, मेडुला, एक मेडुला होता है, मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है। यही जो है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण, शरीर संतुलन बनाना, ये मेडुला नियंत्रित करता है इन सबको। कौन करता है? मेडुला करता है, और ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है जी, डी ऑप्शन। अगला, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बरेली में, जगह का नाम है इज्जत नगर, इज्जत नगर बरेली में। ऑप्शन 94 का ए हो गया। ओके, चल अब आओ 95, 95। मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो इसमें होता है कैप्सिन की उपस्थिति, कैप्सिन या कैप्सिसिन बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, मतलब ये कैप्सिन की उपस्थिति के कारण मिर्ची जो है तीखी लगती है, हमको तेज लगती है, बी। अगला, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किस में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यह है ऑप्शन सी। ये रिपीट हुआ था, मुझे लगा 2023 में, 23 में आया है ये क्वेश्चन। तो सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल किस में होते हैं? अंडे में होते हैं, 96 का सी। अंडा प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी है, ठीक है जी, तो ऑप्शन सी। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी रहती है, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है पूछा है। तो भैया दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखो कितने नज़दीक वो दिए हैं ऑप्शन, 23 डिग्री दिया है, 23.1 दिया है, 24.5 दिया है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर इस तरह से, ये जैसे एक्सेस है आपका, ये एक्सेस है, तो उस पर 23.5 डिग्री ऐसे इस तरह थोड़ा झुकी हुई है ना, 23.5 डिग्री बोलते हैं, साढ़े ऐसे अगर नापेंगे तो ये 23.5 डिग्री है। ओके, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कलिंग युद्ध का विवरण कहाँ मिलता है? तो कलिंग युद्ध के विवरण में, कलिंग युद्ध किसने किया था? अशोक ने किया था। इसमें इसने बहुत ज़्यादा रक्तपात किया था, इसी का विवरण जो है हमें कहाँ मिलता है? शिलालेख 13, अशोक का जो शिलालेख है 13 ही हैं, 13 में दीर्घ शिलालेख है 13, उसी में 13 में मिलता है कलिंग युद्ध उसने किया था, और इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था उसने, फिर ये जो रक्तपात छोड़ दिया था और संन्यास टाइप का एक पद ले लिया था, ठीक है। तो अशोक के बाद शिलालेख है 13वां, उसमें पता चलता है कलिंग युद्ध के बारे में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिला है? एक ही कब्र में। तो ये है यूपी में जगह पड़ती है भैया दमदमा। कहाँ पे है ये दमदमा? दमदमा प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। यहाँ से टोटल 41 समाधान, मतलब समाधान ज्ञात हुए हैं कहाँ से? दमदमा से, प्रतापगढ़ की जगह दमदमा, वहाँ से 41 समाधानों के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें से 5 समाधान तो युग में, मतलब दो के जोड़े में 5 हैं, ठीक है, और एक समाधान में 3 है। तो 5 दूनी 10 और एक में 3, 13 हो गए। बाकी अब 28 एक सिंगल मिले हैं, तो ऐसे करके 41 शब्द मिले हैं टोटल, 41 समाधान की जगह मिली हैं, जिसमें एक में ट्रिपल मिला है ना, और 5 में डबल मिला है, डबल बरियल बोलते हैं इसको। ये तीन है ना, तो ट्रिपल बरियल हो गया, बरियल मतलब वही होगा समाधान। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग होता है एथेनॉल के लिए? तो इसमें होता है सैकेरोमाइसीज सेरेबेसी, ऑप्शन बी। एथेनॉल जो गन्ना वगैरह से या जेट्रोपा वगैरह से एथेनॉल बनाते हैं ना, तो उसमें कौन से खमीर का यूज करते हैं? तो हम करते हैं ऑप्शन बी, यानी सैकेरोमाइसीज सेरेबेसी। ओके, बी। अगला, बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है? बायोगैस में मतलब मुख्यतः कौन सी गैस यूज होती है? तो इसमें होती है ऑप्शन सी, मीथेन का हम मुख्यतः यूज करते हैं, मीथेन। ओके, तो सी। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया था? रक्त कैंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लड कैंसर के लिए इनमें से देखो, अब आपको कितना नज़दीक ऑप्शन है ना, आपने कोबाल्ट 60 भी पढ़ा है, सोडियम 24 भी पढ़ा है, आयोडीन 131 भी पढ़ा है, फास्फोरस 32 भी पढ़ा है। तो भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसमें कौन सा? फास्फोरस 32 का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना, फास्फोरस 32 सी।
विक्रमशिला विहार, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की थी? दो में कन्फ्यूजन होता है कभी, धर्मपाल और गोपाल ने। तो भैया विक्रमशिला की स्थापना की थी, बताइए। ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। गोपाल ने किसकी थी बताओ, नालंदा की थी क्या? बताना आप कमेंट बॉक्स में कि गोपाल ने किसकी की थी। विक्रमशिला और उदंतपुरी दोनों की धर्मपाल ने की थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। अगला देखो, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना? कृष्णदेव राय ने किसकी? तो नगलापुर, हाँ नगलापुर, ये बी ऑप्शन, 104 में बी ऑप्शन, नगलापुर नामक एक नगर बसाया था किसने? कृष्णदेव राय ने। और यहाँ उसने भव्य राम मंदिर, हजार मंदिर आदि मतलब ये बताए थे, और उसकी उपाधियाँ थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज आदि उपाधि भी दी थी, है ना। तो बी ऑप्शन सही है। अगला, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? तो जहांगीर के समय पे कौन सी कला थी? चित्रकला, चरमपैती और चित्रकला का ही स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। 105 में ए। इसके टाइम पे मुख्यतः कौन कौन से चित्रकार उपलब्ध थे? तो देखो उनका नाम रहा, याद रखना, इनमें से आ जाए भाई। देखो अकबर और जहांगीर के टाइम पे कुछ चित्रकारों के नाम आते हैं, तो जहांगीर के देख लो और उसमें डिफ्रेंशिएट कर लेना फिर, है ना। देखो अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, मोहम्मद नादिर, मनोहर, माधव, ये सभी चित्रकार कब थे? इसके टाइम पे थे, जहांगीर के पे। अगले, गुलामों का गुलाम, तो कौन था भैया? ये था इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी होगा, 106 में डी। अगला आ जाओ 7 में, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो भैया किसने ली थी? अकबर ने। अकबर ने लाला कलावंत हिंदू संगीत शिक्षा संगीतज्ञ था, उससे हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी अकबर ने। ओके, चलो। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र, ये भी इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए खासकर, एक मदरसा था जिसमें मुस्लिम न्यायशास्त्र पढ़ाया जाता था, तो ये कहाँ था? तो ये भैया लखनऊ वाला जो मदरसा है ना, उसमें पढ़ाया जाता था, ठीक है। आ जाओ ऑप्शन देखते हैं कौन सा है लखनऊ में। लखनऊ कौन से ऑप्शन में दिया देख लेते हैं। लखनऊ, तो ए, लखनऊ में पढ़ाया जाता था, ठीक है, न्यायशास्त्र के बारे में, मुस्लिम न्यायशास्त्र के बारे में। तो ऑप्शन 108 में हो गया ए। अगला 9 में, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखो पिछली बार ही पढ़े थे, 2015 वाले में पढ़े थे, पाका छागा हैं इसके, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, इन 4 युद्धों के बारे में जानकारी रखना लगातार है। 1526, 27, 28, 29 आता है इसके बारे में क्वेश्चन, ठीक है। बी, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो थॉमस मुनरो भैया रहे थे 1820 से 1827 तक। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है, मुनरो ने दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, और इसी के रिगार्डिंग अभी क्वेश्चन आया था ROR में। दक्षिण भारत मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था नॉर्थ इंडिया लेकर रखी थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नहीं थी, इसलिए मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है ऐसे करके आया था, और ये व्यवस्थाएं लिख रही थी जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था के सामने लिख रहा था नॉर्थ, उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत, तो वहाँ ये इसने नहीं की थी, इसलिए ये गलत था, ठीक है। तो दक्षिण में इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इसका जन्मदाता कौन था? मुनरो के साथ साथ कैप्टन रीड भी था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में शुरू की थी किसने? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई और आसाम में भी लागू किया था बाद में, ठीक है। तो पहले शुरुआत कहाँ की? दक्षिण भारत में, मुंबई और आसाम में ही फिर इसको ले गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन कब था ये मुनरो? 1820 से 27 तक इसका कार्यकाल है। दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो WA फेयर सर्विस ने लिखा है दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। ऑप्शन सी, 11 में सी हो गया। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले? तो भैया कोई जगह है एक लेखैया, विंध्य क्षेत्र में लेखैया जगह है, लेखैया, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले लेखैया से। डी ऑप्शन हो गया। पृथव्या प्रथम वीर कौन था? समुद्रगुप्त को बोलते थे। कहाँ है? समुद्रगुप्त, किसको? समुद्रगुप्त बोलते थे। पृथव्या प्रथम वीर, ए ऑप्शन हो जाएगा, समुद्रगुप्त, पृथव्या प्रथम वीर, ठीक है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे माना जाता है? देखो मतलब भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य हेमू को माना जाता है, हेमू। ऑप्शन डी। क्यों माना जाता है? हेमू भारत के एक महान योद्धा रहे, अंतिम हिंदू सम्राट जिसने मुगलों के विरुद्ध लगातार 22 युद्धों में विजय हासिल की थी। ऐसा हिंदू सम्राट था जिसने मुगलों के विरुद्ध 22 युद्ध जीते थे, इसलिए इसको, और भी कुछ कारण थे ये, इसलिए ये रीजन है, इसलिए इसको भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता,
खिलाफत आंदोलन के नेता कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। कब हुआ था खिलाफत आंदोलन? 1920-21 में। क्यों हुआ था? तुर्की का जो खलीफा था ना, उसको हटा दिया गया था, अंग्रेजों ने उसको बर्खास्त कर दिया था, और उसी की तुरंत बहाली, मतलब दोबारा से उसकी दोबारा बहाली के लिए ये खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू किया गया था। ठीक है जी। इसमें महात्मा गांधी ने भी सहयोग किया था। गांधी साहब ने इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि असहयोग आंदोलन हमारा सक्सेस हो, उसमें मुस्लिम पार्टिसिपेट करें, मुस्लिम उसको साथ दें और पूरे भारत से साथ मिले, सभी लोग साथ दें, इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन का साथ दिया, और उसके साथ उसी के लिए फिर मुस्लिमों ने असहयोग आंदोलन का साथ दिया। इसलिए हमारी एकजुटता दिखी और इकट्ठे होकर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। ठीक है, ये फायदा हुआ था हमको। ठीक है जी। चलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 116। देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत उस टाइम का, तो कब कहाँ हुआ था भैया? यूपी में हो गया। देवबंद आंदोलन कहाँ हुआ था? यूपी सहारनपुर जगह में है वो देवबंद, वहाँ पे हुआ था। कब हुआ था? 1866 में हुआ था। डी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। और इसके नेता कौन थे? मौलाना हुसैन अहमद, इनके द्वारा शुरू किया गया था 1866 में, देवबंद सहारनपुर यूपी में। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में कौन सी पार्टी बनाई गई? तो ये स्वराज पार्टी, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, स्वराज पार्टी गठित की गई 1923 में। क्यों? असहयोग आंदोलन 2022 में वापस ले लिया गया। किस लिए? एक घटना हो गई थी, पिछली बार पढ़े थे हम, कौन सा? 2022 में जो हुआ थी, याद है आपको? हाँ, चौरी चौरा, जहाँ पे गोरखपुर में पुलिस वाले जिंदा जला दिए थे लोगों ने, है ना? तो उसी के दुखित होकर गांधी जी ने ये 2022 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और इससे ही नाराज हो गए थे कौन? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास साहब। इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और भैया स्वराज पार्टी, नई पार्टी गठित कर दी, है ना, 1923 में। अगला देखो, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, इसका प्रथम शिकार, सबसे पहले शिकार कौन बना था? ये सबसे पहले विलय नीति के तहत किसको मिलाया था? तो इसने सतारा को सबसे पहले मिलाया था। अब देखो इसमें दो ही क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले किसको मिलाया था, और यूपी का अगर कोई है जैसे झांसी है तो इसको कब मिलाया था? तो इसको इन दोनों चीज़ को देख लो बस, है ना। तो 118 में सबसे पहले सतारा को मिलाया था इसने 1848 में। अच्छा, और जैतपुर और संबलपुर को 1849 में। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट, झांसी को कब मिलाया था? झांसी को 1853 में, यानी 48 में सबसे पहले सतारा, उसके 5 साल बाद झांसी को 53 में मिलाया था। ठीक है जी। अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 और सूची 2। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो भैया ये होता है एक्सला चैपल की संधि, यानी कि 4। और फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये चलो तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये होता है पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध नहीं, सॉरी, द्वितीय में तो अनन्य, द्वितीय में अनन्य, तृतीय में पेरिस की संधि, तृतीय पेरिस की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णीत, इसका कोई निर्णय नहीं होता है। और प्रथम मैसूर युद्ध, ब्रिटिशों की हार। कौन, किसने हराया था ब्रिटिशों को, बताओ? टीपू का फादर कौन था, बताओ? टीपू से पहले उसी ने हराया था, बताना कमेंट बॉक्स में, पढ़ाया हुई मैं। चलो, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हो गया? तो 4 हो गया, पहले का 4, दूसरे का 1, 4 1 3 2, 4 1 3 2 है कहीं? कौन सा ऑप्शन रहेगा? 4 1 3 2, 4 1 3 2, सी ऑप्शन रहेगा 119 में, सी ऑप्शन। ठीक है जी। चलो अगला देखते हैं। पश्चिम भारत के डी के कर्वे साहब, डी के कर्वे का नाम किस लिए? तो भैया डी के कर्वे ने सामाजिक सुधार के लिए बहुत काम किए थे, जिसमें सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट था। ए और डी दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा विवादित है क्वेश्चन, ए भी सही है इसमें, डी भी सही है। विधवा पुनर्विवाह पे भी काम किया था, सती प्रथा के लिए भी काम किया था। ठीक है, डी के कर्वे साहब ने पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र क्षेत्र में ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए और डी, कोई भी लगा तो वही सही है। ऐसे क्वेश्चन हटाए जाते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो 14 दिन तक जाएगा वो राज्यसभा के पास। लोकसभा से पास होकर धन विधेयक राज्यसभा में जाएगा, 14 दिन तक इंतजार देखा जाएगा, अगर कोई निर्णय नहीं होता है तो पास मान लिया जाएगा। तो ऑप्शन बी, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पास। अब इसमें थोड़ी एक चीज़ है, अनुच्छेद याद कर लेना, अनुच्छेद 341 का 1 और 342 का 1, इसके तहत राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो जो है किसी भी जाति को, किसी भी जनजाति को क्या कर सकते हैं, कि शेड्यूल घोषित कर सकते हैं ना, अनुसूचित जाति जनजाति को घोषित कर सकते हैं, है ना। तो ये राष्ट्रपति को पावर है। किसकी सलाह पर करते हैं? राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश है तो उपराज्यपाल होते हैं वहाँ पे, उनकी सलाह पर करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति वो अथॉरिटी है। अगला देखो, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था?
तो इसको बोलते थे रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती। लाल कुर्ती पहन के वो विद्रोह करते थे। कहाँ हुआ था ये हुआ था अलीगढ़ में, यूपी का अलीगढ़ में हुआ था लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है। खुदाई खिदमतगार, इसमें एक ये बोला था, इसमें ही एक शब्द बोला था खुदाई खिदमतगार, फारसी शब्द था जिसका अर्थ क्या होता है, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती, रेड शर्ट। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड था 1913 वाला। और शंकर नायक साहब ने गवर्नर की कार्यकारी से अपना इस्तीफा दे दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उधर की उस टाइम 1913 वाली घटना है। ठीक। अगला सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। संवैधानिक संशोधन तो 368 के तहत होता है 4। वित्त आयोग 280 हो गया 3। वित्तीय आपात 360 में जो आज तक लगा नहीं है। और अखिल भारतीय सेवाएं 312। तो क्या हो गया भैया 4 3 1 2, 4 3 1 2, बी ऑप्शन हो गया 125 में बी। अगला देखो 26, सरकार या आयोग निम्नलिखित में से किस लिए बनाया गया था? सरकारी आयोग किस लिए बनाया गया था? तो भैया केंद्र राज्य के बीच संबंधों के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। कब? 1983 में। और नाम क्या था? न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में। अगला देखो आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये माउंट आबू में स्थित है भैया, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी। किसने? ये 1 फरवरी 1975 को CRP द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। तो ए ऑप्शन हो गया। ओके चलो 127 हो गया। आ जाओ 28 में, 128 आइए। किस राज्य वित्त आयोग एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका जिक्र है। कहाँ जिक्र है? अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगला देखो कौन नियुक्त करता है इसको, कौन बनाता है, गठन किसका कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है? कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। और अनुच्छेद 253 के तहत कौन सा हो गया? 129 में डी हो गया। राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है 253 के तहत। 29 में डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग? तो 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को, तो पिछली बार भी आया था तो रिपीट क्वेश्चन है, यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आधारभूत ढांचे के बारे में बताया गया था। क्या था इसमें मतलब किसी भी कानून को रिव्यू करने की शक्ति संसद को उसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास आई अनुच्छेद 13 के तहत। ठीक है जी। अगला अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने समय के लिए प्रवर्त, मतलब उससे ज़्यादा के लिए नहीं रहेगा? तो भैया 1 साल, डी ऑप्शन है। देखो अनुच्छेद 249 में है क्या, पहले ये समझ लो तब थोड़ा समझ में आएगा। इसमें क्या है कि राज्य सूची के विषय में, मतलब संसद द्वारा 249 बोलता है कि संसद अगर 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के, मतलब संसद में भी स्पेशल राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। और ये जो है कानून 1 वर्ष से ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन इसे 1 वर्ष करके कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, हर बार इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ऑप्शन डी। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था? तो भैया भाग 9 है पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। तो ऑप्शन ए। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी किस लिए? तो भैया लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मतलब सेंट्रलाइज नहीं करनी पावर का डिसेंट्रलाइज करना है, अलग अलग दे देनी है, जिससे क्या लोकतंत्र में वृद्धि हो। अगला भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता साहब। देखो क्या हुआ था, कहानी समझो, इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी समझ लो, है ना, 1 मिनट लगेगी लेकिन आगे भूलोगे नहीं। क्या हुआ था 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इस सब के रिव्यू के लिए, ये जो लागू किए गए थे 52 में, इनके रिव्यू के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। तो उन्होंने 1957 में अपनी रिपोर्ट दी। बलवंत राय मेहता साहब ने 1957 में अपनी रिपोर्ट दी, उसमें बताया कि पंचायतों जैसी व्यवस्था में बनानी चाहिए, मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, इसलिए इनको शिल्पी कहा जाता है पंचायतों का। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसकी आत्मा कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये रिट जारी कर सकता है 5 तरह के, इसके तहत कौन? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार है। हाँ बिल्कुल, अतिक्रमण को रोकता है, इसलिए तो कहा था। तो ए और आर सही, और स्पष्टीकरण भी ए ऑप्शन हो जाएगा। 37
पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? पंचायतों में एससी के लिए आरक्षण कहाँ नहीं है? तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है 137 में, इसका ऑप्शन है सी। क्यों नहीं है? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी नहीं है। जब एससी नहीं है तो भैया आरक्षण क्यों होगा? पूरा एसटी है वहाँ पे, इसलिए वहाँ एसटी के लिए है, एससी के लिए नहीं है। अनुच्छेद कौन सा रिगार्ड है, इसके संबंध में कौन सा है? तो अनुच्छेद 243 के डी में बताया है कि पंचायतों में एससी एसटी के लिए आरक्षण होगा। 243 डी में बताया गया है, अनुच्छेद 243 डी। ओके, अगला देखो 38 निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? पंचायतों की संरचना किसमें बताई गई है? तो भैया पंचायतों की संरचना राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन 138 का बी। और अनुच्छेद 243 सी में बताया है कि संरचना किसमें होगी? अनुच्छेद 243 के तहत राज्य का विधानमंडल इसकी संरचना बनाएगा कि भाई कितने लोग इसमें होंगे। ठीक है, बी। भारत में एक नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक को पारित होना चाहिए। तो नया राज्य सृजन करना मतलब होता है कि राज्य है ऑलरेडी, उसको बनाना। तो संसद के साधारण बहुमत से 139 में बताया। आर्टिकल 3 बदलता है, देखो, राज्यों नए राज्य बनाना, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, उनके सीमा में परिवर्तन करना। आर्टिकल कौन सा? 3 में बताया गया है। और इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है ना, साधारण बहुमत से होता है। आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्य, मतलब कोई देश, हमने किसी देश से हमने कुछ क्षेत्र लिया, नया राज्य बनाया वहाँ से एरिया लेके, तो आर्टिकल 2 के तहत संविधान संशोधन होगा भैया, वो अलग चीज़ है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो वन एंड ओनली संसद को ही पावर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति के बारे में? तो भैया अनुच्छेद 51 में क्या बताया है? विदेश नीति मतलब इसमें क्या है? न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण, और मतलब कई चीज़ बताई है इसमें। 41 में डी हो जाएगा, है ना। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता के द्वारा निपटारे किए जाएंगे, सब बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 में मतलब ऑप्शन डी। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसमें है? तो 148 में भैया 3। वित्त आयोग अभी देखा 280। 2 प्रशासनिक अधिकरण 323 ए में है, और संघ लोक सेवाएं 315 में। तो भैया ये हो गया 3 2 4 1, 3 2 4 1, ए ऑप्शन हो गया। 42 में ए ऑप्शन हो गया। चलो 43 देख लेते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समितियां बताई गई है ना, ध्यान रखना। 243 ZJ में सहकारी समितियों के बारे में बताया। निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भैया 21 हो सकती है। कितनी? 21। ये बोलता है 21 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम 21 हो सकती है। अगला देखिए 44 आ जाओ, 44 में आ जाओ। वर्ष 2015 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, तो ये उस टाइम करंट क्वेश्चन है, उस टाइम मिला था। ये जापान के थे। कौन? जापान और कनाडा। कोई मतलब ये आज के ऑप्शन का कोई रिलीवेंट नहीं है। भारत तथा पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बैंकॉक में गोपनीय मिलन के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में गई थी। तो ये भी उस टाइम नहीं, उस टाइम ये इस्लामाबाद में हुई थी, लेकिन आज इसका कोई मतलब नहीं है। UNHCR के अनुसार यूरोप में शरणार्थियों की विस्थापितों की संख्या कितनी हो चुकी है? ये उस टाइम का करंट क्वेश्चन है। 3 मिलियन हो गई थी उस टाइम पे। ये भी है, कोई मतलब नहीं है। विश्व का कौन सा देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा में बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा था? उस टाइम कर रहा था, तो इसने फिलीपींस कर रहा था। ठीक है जी, 147 में डी फिलीपींस, उस टाइम पे बी, सॉरी 147 में बी फिलीपींस कर रहा था। तो इसकी जगह है उसकी एयरबेस, वहाँ बना रहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? हाँ देखो, भारत का महान्यायवादी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में इसके बारे में बात कही गई है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना काम करता है, और इसके वेतन भत्ते कितना इसको पैसा मिलेगा वो सब राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी वस्तु? तो उस टाइम तो ये थी भैया एंड्रोहेड्रल फुलरीन, लेकिन आज अभी के हिसाब से देखें तो यह है कैलिफोर्नियम। अभी के हिसाब से कैलिफोर्नियम। ठीक है, तो आप देख लेना कौन सा लगाओगे। दोनों ही है मेरे हिसाब से, इसमें ये भी है और ये भी है, दोनों। ठीक है, आज के हिसाब से ये है अभी लेटेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर? तो उस टाइम करेक्ट का क्वेश्चन है, विद्या बालन थी। तो ये भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह देख लेना, कोई बड़ी चीज़ होती है तो। हाँ, अब देखो निर्मल भारत, अब ये थोड़ा सा क्या है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन निर्मल भारत अभियान क्या है? संपूर्ण स्वच्छता अभियान 2012 में चलाया, और 2012 में इसका नाम बदल के निर्मल भारत अभियान कर दिया, संपूर्ण स्वच्छता अभियान का। और भैया यही जो है ना 2014 में, जो आज देखते हो आप, स्वच्छ भारत अभियान कर दिया था। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान से ही बदलते बदलते निर्मल भारत अभियान, और फिर स्वच्छ भारत अभियान 2014 में हुआ। ठीक है, वही है। ओके, चलो इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, तो चैनल को बढ़वाइए भाई।
हेल्प करिए मेरी भी, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, है ना, टाइम निकाल रहा हूँ। यार मैं बताया, मैं आपको वर्किंग हूँ, मेरे पास बहुत कम समय रहता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग हेल्प नहीं करते हैं। करिए थोड़ा सा यार, मेरा सहयोग करिए। मैं आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दूंगा, और बेहतर से बेहतर चीज़ें ढूंढूंगा, और आपको हर चीज़ फैसिलिटी दूंगा भाई, बिना किसी पैसे के दे रहा हूँ, फ्री में। इतना बढ़िया कंटेंट, इतनी चीज़ें मिल रही हैं, आप उसका यूज करिए, और थोड़ा सा मेरे लिए, मेरी तरफ भी सोचिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।